तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। प्लस 2 में इस टॉपिक से इन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड से 6 मार्क्स का एक सवाल आता है, वो हर साल आता है। हमेशा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 जो होता है 12 का, उसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से सारे लोग वीडियो को वॉच करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्किंग रूल, यानी कैसे प्रोसीड करते हैं हम लोग। 3 ऑर्डर का ही सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इसलिए हम 3 ऑर्डर के सवाल पे ही खाली बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये 3 गिवन लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि x y z हर एक टर्म में जो है उसका डिग्री कितना है? 1 है। यानी हर एक टर्म का डिग्री अगर 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर। यानी x y z वेरिएबल का पावर 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर। तो ये 3 गिवन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, प्रोसेस को। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए, इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या होगा मैट्रिक्स फॉर्म में? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 into x y z। वेरिएबल को कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं, इक्वल टू d1 d2 d3। राइट साइड में जो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट लेफ्ट में भी तो उसको राइट में लेके चले जाइए। ये हो गया आपका मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखना। यानी पहले आप फर्स्ट इक्वेशन में x y z के कोएफिशिएंट को पहला रो में, सेकेंड इक्वेशन के x y z के कोएफिशिएंट को दूसरे इक्वेशन में, और थर्ड इक्वेशन में x y z का जो कोएफिशिएंट है उसको तीसरे रो में लिखेंगे, इंक्लूडिंग देयर सिंबल। क्योंकि यहाँ पे सबका सिंबल प्लस था तो यहाँ पे सिंबल अलग से आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि प्लस है, प्लस अलग से दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद जो वेरिएबल है उसको आप कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेंगे, और फिर एक कॉलम मैट्रिक्स में आप राइट साइड में जो कांस्टेंट है अगर वो लेफ्ट में भी है तो राइट में ले जाके इंक्लूडिंग देयर सिंबल आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स का नाम हम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं हम कैपिटल X, और उसका नाम दे देते हैं B। तो ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन इक्वेशन को लिखना। अब इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हुआ कि फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ। पहला स्टेप क्या हुआ? इसके बाद यहां तक सब में कॉमन आएगा, यहां तक सारे के सारे क्वेश्चन में कॉमन आएगा और यहां तक भी कॉमन आएगा। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ, यहां तक सब में कॉमन आएगा। तो जब आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला तो यहां पे फिर 2 केस टूट जाएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो 0 होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो 0 नहीं होगा। लेकिन एग्जामिनेशन में आज तक जो पूछा गया है वो सबका सब पूछा गया है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 रहे। और मान के चलते हैं कि अगले एग्जामिनेशन में भी वही पूछा जाएगा, तो अभी हम सिर्फ उसी पे बात कर रहे हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा बाद में बात करते हैं। हम बात करते हैं फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तब यहां पे आ जाता है केस 1। केस 1 क्या हुआ? इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं रहा तो इसका मतलब क्या होगा कि देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा एंड इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन।
तो आपको दो चीज पता चल गया कि पहला कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं हुआ तो पहला चीज आपको पता चला सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब इस सिस्टम का, इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और कितना सॉल्यूशन होगा? ओनली वन सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो दो चीज पता चल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आया तो आपको पता चल गया कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, मतलब सिस्टम के पास में सॉल्यूशन होगा। और दूसरा चीज पता चला आपको कि जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ एक मात्र होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। अब सवाल उठता है कि सॉल्यूशन को हम निकालेंगे कैसे? तो चलिए उसको देखते हैं। तो सॉल्यूशन इज obtained by solving x equal to a inverse into b। कहां से लिया आपने? यूजिंग 4। यहां पे सॉल्यूशन क्या होगा? a इधर जाएगा तो बाय नहीं होता है, इनवर्स होता है जहां पे मैट्रिक्स में, तो a इनवर्स into b हो जाएगा। एक्चुअली a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया है, वो डिटेल ऑपरेशन है, डिटेल ऑपरेशन हम बात नहीं कर रहे 12th में। तो ax में से a को लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a इनवर्स बन जाएगा, x बराबर a इनवर्स into b। इसको सॉल्व करने से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स में। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल और 6 मार्क्स में ये पूछा जाता है और अगले साल भी पूछा जाएगा। अब केस 2 भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चलिए फिर क्वेश्चन में बात करेंगे। केस 2 नहीं पूछा जाता है जनरली, आज तक वैसे पूछा नहीं गया है। जैक में, सीबीएसई में कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन जैक में कभी नहीं पूछा गया आज तक। हम बात करें इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 रहा तब दो ऑप्शन है, या तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा या तो कंसिस्टेंट होगा। मतलब क्या हुआ कि दैट्स इम्प्लॉय सिस्टम हैज either infinite solution or no solution। infinite solution हुआ मतलब solution हुआ तो consistent, और no solution मतलब solution नहीं हुआ तो inconsistent। तो यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 रहा तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, दो ऑप्शन पॉसिबल है। एक, या तो सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो मतलब कंसिस्टेंट हो, या तो सिस्टम के पास में कोई भी सॉल्यूशन ना हो मतलब इनकंसिस्टेंट हो। अब सवाल होता है पता कैसे चलेगा कि भाई जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 तो आ गया मेरा, अब हमको पता कैसे चलेगा कि सिस्टम जो है वो के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, मतलब इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए क्या करते हैं, चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। उसके बाद क्या करना है कि जब आपको पता चल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, इसका मतलब आपको पता चल गया कि सिस्टम या तो इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा, दोनों हो सकता है। यानी और इनकंसिस्टेंट हुआ तो सॉल्यूशन नहीं होगा, कंसिस्टेंट हुआ तो इस केस में इनफाइनाइट होगा, नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब पता कैसे करेंगे क्या होगा? तो बहुत सारा तरीका है, एक एडजॉइंट वाला तरीका है, हम उस तरीके पे नहीं जाते हैं, हम जो तरीका बता रहे हैं उसको देखिए। क्या कीजिए, पुटिंग z इक्वल टू k इन 2 and 3, इक्वेशन 2 और 3 में z इक्वल टू k पुट कर दीजिए। अब बोलेंगे 2 और 3 में ही क्यों, 1 और 2 में क्यों नहीं, 1 और 3 में क्यों नहीं? आप किसी भी दो इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमने लास्ट दो इक्वेशन लिया है तो z इक्वल टू k इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने के बाद z इक्वल टू k जब पुट करेंगे तो c2k हो जाएगा, यहाँ पे c3k हो जाएगा, c2k को इधर लेके आ जाएंगे, c3k को इधर लेके आ जाएंगे, तो x और y के बीच में दो इक्वेशन मिलेगा। उन दोनों इक्वेशन को फिर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके x y निकाल लेंगे। पुटिंग z इक्वल टू k इनटू 3, फिर उसके बाद फाइंड x एंड y, इसी दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। फिर क्या करेंगे, पुट, अब पुटिंग लिख रहे हैं x y जो यहां पे निकला और z इक्वल टू जो k आपने माना है, x y एंड z इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x y z का वैल्यू पुट कर दीजिए। और पुट करने के बाद इफ LHS इक्वल टू RHS आता है तो देन सिस्टम हैज
इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और ये जो x, y और z का वैल्यू निकला है वही उसका आंसर होगा। अगर x, y, z का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने से LHS RHS बराबर हो जाए तो सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और x, y, z जो निकला है यही उसका सॉल्यूशन होगा k के टर्म्स में। और if LHS not equal to RHS then system has no solution, सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। थैंक यू।